अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। ऐसे यू नो कि ये चैनल हमने फीमेल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है और अब मैंने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें मैं आपको प्रेगनेंसी में होने वाली डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के बारे में बताऊंगी। इसमें आपको जो जो प्रॉब्लम्स मुझसे पूछनी होंगी आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं या हमारे फेसबुक के पेज के इनबॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं sitaranayaab@gmail.com के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है वो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत सारी फीमेल्स को इसका सामना करना पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक डायरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रीजंस, क्योर्स एंड टिप्स। यानी कि हमल के दौरान दस्त, इनकी वजूहात, इलाज और तजावीज़। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रीजंस क्या होती हैं डायरिया होने की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि डायरिया तब होता है जब आपका जो जिस्म में एक्सेसिव वाटर पाया जाता है और आपका जो हार्मोनल लेवल है वो चेंज हुआ होता है। तो इसकी जो रीजंस है उनमें सबसे पहली रीज़न है स्ट्रेस। अगर आपने सडन कोई स्ट्रेस लिया है तो आपका जो नॉर्मल फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपको एकदम से मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न है वायरस। अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी आपको लूज मोशन आ सकते हैं जो कि वाटरी होंगे और उससे आपको वीकनेस महसूस हो सकती है। वायरस के अलावा दूसरी रीज़न बैक्टीरिया होती है। बैक्टीरिया आपको किसी भी चीज़ से आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है, जैसे कि ग़िज़ा से या किसी किस्म की इस तरह की चीज़ यूज़ करने से आपको बैक्टीरिया बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं और आपको मोशन आ सकते हैं। स्टमक फ्लू यानी कि मैदे की ख़राबी। अगर आपके मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा हो गई हो या इस तरह की कोई और प्रॉब्लम हो गई हो, वो ठीक से काम ना कर रहा हो, तो भी आपको दस्त की शिकायत होती है और आपको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, कुछ तुफैलिए यानी कि पैरासाइट्स इंटेस्टाइन यानी कि आंतड़ियों में रहते हैं और वो आपकी जो आंतड़ियों में रहने के साथ उसका जो फंक्शन है उसको ख़राब कर देते हैं और जब प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं होता आंतड़ियों में तो फिर वो पानी फीसिस के अंदर रहता है और इसकी वजह से वो वाटरी लुक ले लेता है और इस तरह आपको डायरिया हो जाता है। तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स भी एक रीज़न हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ भी गंदी खुराक खाने से, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ख़राब हो और आपने गलती से खा ली हो या आपको पता ना हो और आपने ऐसी गंदी चीज़ खा ली हो जिसमें जर्म्स हों, तो वो आपको फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। मेडिकेशंस, कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनको खाने से आपको मोशन आते हैं और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आप कौन सी मेडिसिन्स यूज़ कर रही हैं। डाइट चेंजेस यानी कि खाने में तब्दीली, यानी काफ़ी दिन से अगर आप एक ही प्लान पे खाना खा रही हैं और एकदम से आपने कोई सडन ऐसी चेंजिंग की है जो कि आपने पहले नहीं की थी, तो उस तरह की चेंजिंग से भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और आपको मोशन आते हैं। न्यू फूड सेंसिटिविटी, कोई ऐसी नई चीज़ आपने खाई हो जो आपने इससे पहले कभी ना खाई हो और वो खाने से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसने उसको एक्सेप्ट ना किया हो, तो उस सूरत हाल में भी आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। प्रीनेटल विटामिन्स यानी कि हमल में खाने वाले विटामिन्स, तो ये दो तरह के विटामिन होते हैं, वाटर सोल्युबल और फैट सोल्युबल। तो अगर आपकी बॉडी में इसकी ज़रूरत ना हो तो फिर आपकी जो एक्सेसिव विटामिन्स हैं वो दस्त के ज़रिए निकलते हैं, तो इस तरह की दवाइयाँ लेने से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मोन चेंजेस, आपके जो हार्मोन का लेवल है अगर वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर दे तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन करता है, लेकिन अगर इसको ज़्यादा फास्ट कर दे तो वो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें डायरिया की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी कि अगर आपकी ये कोई चीज़ ऐसी खाई है जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्क करने लगा है तो वो आपकी बॉडी में दस्त की शिकायत कर देता है पैदा। क्योर्स यानी कि इनकी इलाज क्या क्या हो सकते हैं, जो पॉसिबल इलाज मैं आपको प्रेगनेंसी के दौरान बता सकती हूँ वो मैंने आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। जो वेरी फर्स्ट चीज़ आप कर सकती हैं वो है गिव इट टाइम, क्योंकि जब भी आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है तो उसको टाइम चाहिए होता है वापस अपने नॉर्मल फ्लोरा पे आने के लिए। तो अब आप इसको 2 से 3 दिन का टाइम ज़हन में मार्जिन रखें कि मैंने 2 से 3 दिन का टाइम तो मैंने इसको देना है और इसको मैंने बेयर करना है। कंसीडर योर मेडिसिन्स। आप अगर फॉर एग्जांपल कुछ आयरन की टैबलेट्स ऐसी होती हैं जब आप वो खाते हैं तो आपको मोशन स्टार्ट हो जाते हैं और ऐसा तब होता है जब आपके जिस्म में आयरन की कमी ना हो और आप
वो खा रही हो। तो इस तरह से आप अपनी मुख्तलिफ दवाइयों को कंसीडर करें कि किस दवाई से आपको ये मसला हुआ है। सी अ डॉक्टर। अगर आपको 3 दिन से ज़्यादा मोशन हो जाए तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने जाके मॉलिज को दिखा लें, क्योंकि ज़्यादा मिकदार में मोशन और ज़्यादा दिन के लिए वो आपको निढाल कर देगा, और जब आप निढाल होंगी तो ऑब्वियसली बेबी भी निढाल होगा। अवॉइड प्रॉब्लमेटिक फूड, यानी कि गड़बड़ पैदा करने वाली खुराक ना खाएं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपको आम रूटीन में पता है कि इससे आपका पेट खराब हो जाता है या आपको मोशन स्टार्ट हो जाते हैं या ये चीज़ें आप टॉलरेट नहीं कर पाती, तो वो चीज़ें आप अवॉइड करें। डोंट टेक एंटी डायरियल मेडिसिन, यानी कि दस्त रोकने वाली दवाइयाँ कभी भी मत खाएं प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये आपके लिए अच्छी नहीं होती, और अगर आपको बहुत ज़रूरत हो इसको खाने की तो भी आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसको खाएं। प्रोलॉन्ग डायरिया कैन कॉज डिहाइड्रेशन। अगर डायरिया की जो है ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए तो ये आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन कर देता है, जो कि किसी लिहाज से भी प्रेगनेंसी में आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि डार्क येलो यूरिन आता है आपको, और मुंह खुश्क होता है, और आपको प्यास महसूस होती है। तो आपको जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ कि अगर आपको ये फील हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन हो रही है। इसके अलावा पेशाब की मिकदार कम हो जाए, या आपको दिन में बहुत कम दफ़ा पेशाब आए, या सर में दर्द हो, गनूदगी हो, या सर में हल्कापन महसूस हो, लाइट हेडेडनेस हो, तो ये सारी सिम्टम्स डिहाइड्रेशन की तरफ इशारा करती हैं। तो अगर आपको डायरिया के बाद ये फीलिंग्स आ रही हों तो आप समझ जाएं कि आपको डिहाइड्रेशन हो गई है। टिप्स जो मैं आपको ज़ाती तौर पे देना चाहती हूँ इसके बारे में, वो भी मैंने आपको पॉइंट वाइज आपके लिए क्लियर की हैं कि आप अगर इस प्रॉब्लम में हैं तो आप काफ़ी सारा पानी पिएं, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने का रीज़न ये है कि जब आपके जिस्म से एक्सेसिव वाटर निकलता है तो जिस्म में ऑब्वियसली पानी की कमी हो जाती है, और जो पानी है वो आपके जिस्म में वाटर बैलेंस सही कर देता है, और आपका जो सिस्टम ख़राब हुआ होता है उसको ठीक कर देता है। जो जूसेस हैं वो आपके जिस्म के फ्लोरा को सेट करते हैं, इसलिए अगर आप फ्रेश जूसेस पिएं तो वो आपके लिए इस हालत में अच्छे होंगे और आपको कमज़ोरी भी नहीं होने देंगे। अवॉइड टैप वाटर। आप नलके वाला पानी ना पिएं या टैंकी वाला पानी मत पिएं, बल्कि बॉइल्ड वाटर पिएं या फिल्टर वाला वाटर पिएं या मिनरल वाटर पिएं। ये आपके अपने ऊपर है, लेकिन कम से कम अवॉइड करें कि टैप वाटर ना पिएं। अवॉइड स्ट्रीट वेंडर्स। जो ओपन मार्केट में चीज़ें बिकती हैं वो वाली चीज़ें बिल्कुल मत खाएं, जैसे कि रेडी वाली चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो अनहाइजेनिक होती हैं वो वाली मत खाएं, या आपको इस पे शक है कि इसमें डस्ट वगैरह गिरी होगी तो ऐसी चीज़ें आपने नहीं खानी। अवॉइड ऑलरेडी पील्ड फ्रूट्स, यानी कि पहले से छीले हुए फल मत खाएं। फल अगर आपने खाने हैं तो अपने हाथों से उसको धोएं और उसको छीलें और फिर खाएं। अगर पहले से छिले हुए फल पड़े होंगे तो आप नहीं जानती कि उसके ऊपर किस तरह के जर्म्स आ गए होंगे। अवॉइड एरिया विद इनएडिक्वेट एनवायरनमेंट। ऐसे माहौल में ना रहें जहां आपको स्ट्रेस होता हो, क्योंकि स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन हमारे स्टमक के साथ होता है, तो ये आपको फिर मोशन की सूरत में तंग करता है। इसके अलावा जो टिप है वो ये है कि अवॉइड इंक्रीज्ड मिल्क इनटेक। अगर आप दूध बहुत ज़्यादा मिकदार में लें तो ये आपके जिस्म में ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देती हैं जिससे आपको दस्त लग जाते हैं। तो दस्त की सूरत हाल में आप कभी भी दूध ना इस्तेमाल करें। ORS के साशे इस्तेमाल करें नीम गर्म पानी में डालकर, और दिन में इसको 3 से 4 बार पिएं, ताकि अगर आपको ये सूरत हाल है तो कम से कम डिहाइड्रेशन ना हो, या आपके जिस्म में जो ज़रूरी नमकियात चाहिए वो आपके जिस्म को मिल जाए। लेस ऑयली फूड खाएं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो फ्राई ना हुई हो, या बारबेक्यू टाइप हो जाएं या बॉइल्ड हो जाएं, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर लें ताकि आपके जिस्म में कम ऑयल जाए, और क्योंकि ऑयल हैवी होता है जिस्म में तो वो आपकी स्टमक को डिस्टर्ब करता है। लेस स्पाइसी फूड, कम मिर्चों वाला खाना खाएं। ये इस सूरत हाल में है जब आपको दस्त लगे हों तो आप मिर्चें मत खाएं ज़्यादा, क्योंकि फिर वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक होने नहीं देती। इसके अलावा आपको हाई फाइबर फूड खानी है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप बार बार मोशन करते हैं तो जिस समय फाइबर्स की कमी होना शुरू हो जाती है, तो अगर आप हाई फाइबर फूड खाएंगे तो वो दोबारा से उसकी नॉर्मल शक्ल इख्तियार करने में मदद देगी। ईट इसबगोल विद कर्ड। इसबगोल दही के साथ खाएं। पहले मैंने आपको बताया था कि दूध के साथ खाएं, लेकिन अगर आपका कब्ज़ हो तो फिर आप दूध के साथ खाएं, लेकिन अगर आपको मोशन लगे हों या आपको दस्त हो तो फिर आप इसको दही के साथ खाएं। बच्चे के ऊपर इसके असरात, यानी कि अफेक्ट ऑन बेबी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है या दस्त आपके ज़्यादा बढ़ गए हैं तो इसके असरात आपके बेबी के ऊपर होंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ मामूली 1-2 बार मोशन हुए हैं तो इसके असरात बेबी पे नहीं होंगे। वार्निंग जो मैं आपको देनी चाहती हूँ, यानी कि इंतबाह करना चाहती हूँ या आपको हदायत देना चाहती हूँ, एक वो ये है कि आप डायरिया जो 3rd ट्राइमेस्टर में है उसको
कभी भी रोकने की मत कोशिश करें। स्पेशली जो 9th मंथ में डायरिया होता है वो ये इस चीज़ की निशानी होती है कि जब आपके जिस्म के अंदर अब लेबर के हार्मोन्स बनना शुरू हो गए हैं। तो अगर आपको 9th मंथ में स्पेशली दस्त हो तो आप समझ जाइए कि ये एक लेबर साइन है और मेरे जिस्म में लेबर के हार्मोन बन रहे हैं, तो अनकरीब मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरह के जो दस्त हैं उनको आपने रोकने की कोशिश नहीं करनी और उनके लिए आपको इस तरह की एहतियातें करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में दस्त की प्रॉब्लम होगी तो मेरी ये वीडियो आपके काम आएगी। आप अपनी उन फीमेल फ्रेंड्स को और फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ ये मसला है या वो प्रेग्नेंट हैं, ताकि उनको अगर ये मसला हो तो वो इससे निमट सकें। इस कोशिश में आप मेरे साथ रहिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो साथ बने हुए बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें। उससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपनी सजेशन मुझे मैसेज के जरिए देते रहें ताकि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं। अल्लाह हाफिज।